जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह जीके का वीडियो जो कला एवं संस्कृति से संबंधित है, यह यूट्यूब पर आग लगाने वाला वीडियो होगा। जो बिहार बीएड और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। आइए, समय को नहीं गंवाते हुए 1 नैनो सेकंड में आंसर करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी में है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी में है जियाउद्दीन वर्णी और ऑप्शन डी में है इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए। तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आर्य, ऑप्शन ए में है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी में है आर्य समाज और ऑप्शन सी में है प्रार्थना समाज और ऑप्शन डी में है देव समाज। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आर्य समाज ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इस आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। आइए देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, 1828 ईस्वी में। आर्य समाज पूछे तो 1875 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। इसका स्थापना जो है 1867 ईस्वी में। इसका स्थापना हो गया कब? 1867 ईस्वी में। ब्रह्म समाज पूछे तो 1828 ईस्वी में और आर्य समाज 1875 ईस्वी में। एक बच जाता है कौन? तो देव समाज। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका स्थापना जो है लाहौर में हुआ था 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का एक बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। बिहार बीएड का यदि क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो उसमें बहुत बार पूछा गया है ब्रह्म समाज के बारे में। तो इसको याद रखिएगा, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में। कौन? तो राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य कला, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित है? यह जो कुचिपुड़ी जो नृत्य कला शैली है वह किस राज्य का है? ऑप्शन ए में उड़ीसा, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली जो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। या पूछे उड़ीसा का कौन है? तो ओडिसी। ओडिसी है उड़ीसा का। ओडिसी जो है नृत्य कला शैली वह उड़ीसा का है। और कथकली मोहिनी अट्टम वह केरल का है। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। भारतनाट्यम पूछे तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम तो बहुत बार पूछा भी गया है कि भारतनाट्यम कला शैली किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। आइए अगला सवाल देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए में भारतनाट्यम, ऑप्शन बी में कथकली, ऑप्शन सी में ओडिसी और ऑप्शन डी में कथक। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है उसका है भारतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? रंगोली। रंगोली
भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? यह जो रंगोली है, रंगोली के बारे में पूछ रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो यह महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगोली जो है यह महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकेबना किसका जापानी रूप है? इकेबना किसका जापानी रूप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो इकेबना जो है यह फूलों की सजावट का, इकेबना एक प्रकार की फूलों की सजावट है। इकेबना किसका जापानी रूप है? फूलों की सजावट का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। क्या कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत का जो है सबसे प्राचीन घराना कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना जो है वह है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना है यह यूपी का है। ग्वालियर घराना में यह माना जाता था कि प्राचीन समय में ही कि जो अपने कला को यानी कि संस्कृति का जो कला था उसको छिपाना नहीं चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए। यह ग्वालियर घराना का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। क्या कह रहा है? प्राचीनतम जो पुराना हिंदुस्तानी जो है वह गायन शैली कौन सी है? गज़ल है कि ध्रुपद है कि ठुमरी है? इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली जो है वह है ध्रुपद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है इनमें से कौन है? ऑप्शन ए में सितारा, ऑप्शन बी में तबला, ऑप्शन सी में सरोद और ऑप्शन डी में बीना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हो जाएगा वीणा। ऑप्शन नंबर डी वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछे तो हो जाएगा वीणा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है? भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में किस राजा के समय में या किस शासक के समय में जो है चित्रकला जो है वह प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा, मतलब सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय में ही भारत का जो चित्रकला है वह सबसे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा, सबसे ऊंचा स्थान, ऊंचा सबसे दर्जा प्राप्त किया जहांगीर के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए में बूंदी शैली, ऑप्शन बी में किशनगढ़ शैली और ऑप्शन सी में चावंड शैली और ऑप्शन डी में जयपुर शैली। तो बनी ठनी जो संबंधित है वो किससे है? ऑप्शन बी हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली जो है यह राजस्थान की है। राजस्थान की एक चित्र शैली है। किशनगढ़ जो है वो राजस्थान की एक चित्र शैली है। यह जो कला एवं संस्कृति का जो यह टॉपिक है, जब आप बिहार बीएड या बिहार डीएलएड के सिलेबस को आप देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है कि कला एवं संस्कृति, भारत के कला एवं संस्कृति, और इससे प्रश्न जो है 2 से 3 हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। मिनिमम 2 तो मिलता ही मिलता है, उससे अधिक भी देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन। इसलिए आज का जो टॉपिक है इसमें टोटल 50 प्रश्न को लाए हैं जो कला एवं संस्कृति से संबंधित है, जो बहुत बार पूछा गया है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? जनक, वादरायण, कृष्ण और याज्ञवल्क्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 12 नंबर का श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।
भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण को माने जाते हैं। अगला देखिए, पुराणों की कुल संख्या है। पुराणों की कुल संख्या है। पुराणों की टोटल जो संख्या कितना है, तो 18 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों की कुल संख्या 18 है। यदि यही पूछ दे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। क्वेश्चन के कहने का अर्थ ये है कि जो भारत के दर्शन की जो है आरंभिक यानी शुरू से ही विचारधारा क्या रही है। विचारधारा है सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चार्वाक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट कीजिए। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सांख्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग जो है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, हिंदू धर्म से। तो अष्टांगिक मार्ग जो है किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार हो जाएगा? आंसर बोलिए, कमेंट कीजिए आप लोग भी। केरल का हो जाएगा। ओणम जो है केरल का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए पश्चिम बंगाल में जो है कौन सी प्रसिद्ध है, कौन सा त्यौहार? पश्चिम बंगाल में जो है दुर्गा पूजा सबसे प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे प्रसिद्ध है। और कर्नाटक की यदि बात कहा जाए तो उगादि महोत्सव। यदि यह पूछे क्वेश्चन कि उगादि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। उगादि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में। यदि यह पूछ दे क्वेश्चन कि पोंगल जो है, पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। फसल कटाई का यह उत्सव है। पोंगल जो है यह फसल के कटाई के उपरांत जो है यह मनाया जाता है, यह पोंगल जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऐसे बिहार में इसी के समय में जो है मनाया जाता है मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं 14-15 जनवरी को। और वही जो है 14-15 जनवरी के आसपास ही तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसी का दूसरा नाम क्या है? पोंगल। जो बिहार में चलता है कौन? मकर संक्रांति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में जो है रथ यात्रा बोल रहा है कि किस भगवान के सम्मान में निकाले जाते हैं? तो भगवान राम के, ऑप्शन बी में भगवान विष्णु, ऑप्शन सी में भगवान जगन्नाथ और ऑप्शन डी में भगवान शिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर सी। पुरी में जो रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? सप्तरथ मंदिर जो है यह कहाँ अवस्थित है? महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में, मदुरै में और पुरी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम में। सप्तरथ मंदिर जो है महाबलीपुरम में है। यह महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। महाबलीपुरम कर्नाटक में है। सप्तरथ मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में। जो महाबलीपुरम जो कर्नाटक में ही पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन क्या कहा? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में खारवेल, ऑप्शन सी में अमोधवर्ष और ऑप्शन डी में चामुंड राय। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चामुंड राय। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। वहाँ जो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण जो है चामुंड राय ने करवाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि प्रख्यात
सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है? ये जो क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, पटना में? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भोपाल में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन जो है अभी, उसका प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्या करा, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, प्रख्यात जो है, जो विख्यात है, बोरोबुदुर का जो बौद्ध स्तूप है, कहाँ स्थित है यह? तो 22 नंबर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, जावा में। प्रख्यात जो है बोरोबुदुर का स्तूप जो है, यह जावा में स्थित है। यह जावा कहाँ पड़ता है? तो इंडोनेशिया में पड़ता है। यदि ऑप्शन में जावा नहीं रहे, तो यदि इंडोनेशिया रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में ही जावा पड़ता है। जावा एक द्वीप का नाम है, इंडोनेशिया में ही एक द्वीप है, जावा द्वीप। प्रख्यात बोरोबुदुर का स्तूप जो है वह जावा में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कर रहा है, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर, यह किस देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय नाट्य संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। भारतीय नाट्य संस्थान नई दिल्ली में है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। 1985, 1986, 1987, 1988। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना या शुरुआत 1988 से हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके समय में हुआ था? तो उस समय में राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। राजीव गांधी के समय में ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा समूह बोली जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा इंडो आर्यन भाषा समूह। इंडो आर्यन भाषाई समूह भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी भाषा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि वह कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। अगला सवाल देखिए। अगला क्या कह रहा है, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय क्या सब है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है। किसके प्रतीक चिन्ह में जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाशवाणी में। आकाशवाणी के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहु मतलब अधिक, जन मतलब लोग, बहुत लोगों के हित में हित सोचा जाए हिता है, और बहुजन सुख है, बहुत लोगों के सुख की बात किया जाए। यहाँ अंकित है कहाँ? तो आकाशवाणी की है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जान ले। आर्य समाज के संस्थापक है कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती।
और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वह था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। इसको बताइए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। और स्वामी विवेकानंद का जो है नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। केरल में जो है सबसे प्रचलित जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए में कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी में कथकली, ऑप्शन सी में मोहिनी अट्टम और ऑप्शन डी में भारतनाट्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। केरल में सर्वाधिक प्रचलित जो शास्त्रीय नृत्य है वह है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो सबसे अधिक प्रचलित है। कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? अभी ऊपर हम बताए थे मोहिनी अट्टम कहाँ का है, आप लोग कमेंट कीजिए। केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश, कथकली हो गया केरल, कथकली कहाँ हुआ? केरल, और भारतनाट्यम हो गया तमिलनाडु। अब मोहिनी अट्टम हो गया केरल। मोहिनी अट्टम केरल, कथकली केरल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कि मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? क्वेश्चन है कि मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का सितारा देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सितारा देवी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फूलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फूलकारी जो लोक कला वह कहाँ प्रचलित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में। फूलकारी लोक कला प्रचलित है कहाँ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में। फूलकारी लोक कला प्रचलित है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है त्यागराज, ऑप्शन बी में है पुरंदरदास, ऑप्शन सी में है स्वाति तिरुपाल और ऑप्शन डी में है मुथुस्वामी। तो 33 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुरंदरदास। पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला क्या कह रहा है? अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से, सरोद से, सितार से और मृदंग से। किससे हो जाएगा? अल्लाह रखा कहाँ जो है संबंधित है? तबला वादक से। अल्लाह रखा तबला वादक से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो वायु द्वारा संचालित होता है? सितार, संतूर, शहनाई, वीणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शहनाई। शहनाई वाद्य यंत्र जो है यह वायु द्वारा संचालित होता है। शहनाई वाद्य यंत्र वायु के द्वारा संचालित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कर मुगलकालीन
शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस मुगल शासक के कार्यकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, त्रिरत्न जो सिद्धांत है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और तीसरा है सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है। बोल रहा है जो त्रिरत्न का जो सिद्धांत है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यह जो किस धर्म का महिमा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिरत्न का जो है सिद्धांत जो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। शून्यवाद के जो प्रवर्तक है कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए में है मैत्रेयनाथ, ऑप्शन बी में है माधवाचार्य, ऑप्शन सी में है रामानुज और ऑप्शन डी में है नागार्जुन। तो शून्यवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, कमेंट कीजिए आप लोग। तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। युगादि नववर्ष कब है। युगादि नववर्ष जो युगादि नववर्ष पर्व है, यह युगादि नववर्ष जो यह पर्व है कहाँ का है, नेपालियों का है, यूनानियों का है, गुजरातियों का है या दक्षिण भारतीयों का है। किसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरातियों का है। युगादि नववर्ष पर्व जो है यह गुजरातियों का है। युगादि नववर्ष पर्व जो है यह गुजरातियों का पर्व है। यह चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है। ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जो वह प्रसिद्ध है। ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पेगोडा के जो नाम से प्रसिद्ध मंदिर है वह कौन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मंदिरों की उत्तरी शैली क्या है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है। मंदिरों की उत्तरी शैली जो है यह किस नाम से जानी जाती है। द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, इनमें से कोई नहीं। तो मंदिरों की जो उत्तरी शैली जो है वह किस नाम से जाना जाता है, तो नागर शैली के नाम से। मंदिरों की उत्तरी शैली नागर शैली के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है, वीरभूमि किससे संबंधित है। वीरभूमि किससे संबंधित है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजीव गांधी से। वीरभूमि राजीव गांधी से संबंधित है। वही पूछ दिए शक्ति स्थल तो इंदिरा गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कहाँ अवस्थित है। वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर जो है यह कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान
का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में है राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी में है अलेक्जेंडर कर्निघन और ऑप्शन डी में है यक्षदत्त शर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरातत्व विज्ञान का जो जन्मदाता माना जाता है वह कौन हो जाएगा? तो अलेक्जेंडर कर्निघन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है अलेक्जेंडर कर्निघन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? यह किसका है? तो कोठारी आयोग का है। 10+2+3 यह कोठारी आयोग का है। अब जो भारतीय शिक्षा नीति जो 2020 आया है उसमें क्या है? 5+3+3+4, 5+3+3+4। पहले था 10+2+3। यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है के कस्तूरीरंगन की सिफारिश पे, उस पर है 5+3+4। क्वेश्चन यह पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? बोला उर्दू जो है यह किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा। तो उर्दू जो है शब्द है यह जो है तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अशोक के शिलालेखों की लिपि है। अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक जो शासक थे वह जो अपने समय में शिलालेख लिखवाए थे उसमें जो है किस लिपि का प्रयोग किया गया उसी का नाम पूछ रहा है। देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, हायरोग्लाइफिक्स लिपि। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? सलमा सुल्तान, अविनाश कौर सरीन, शोभना जगदीश और प्रीतमा पुरी। तो दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमा पुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका जो दूरदर्शन पर जो है प्रथम बार समाचार बोली वो कौन थी? प्रीतमा पुरी। अगला सवाल देखते हैं। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? बोल रहा है कि विश्व में जो है डाकघरों का सबसे बड़ा जाल यानी सबसे अधिक जो है किस देश में पाया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत। राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत में। विश्व में जो डाकघरों का सबसे अधिक जाल जो है वह भारत में पाया जाता है। चलिए हमने 33 मिनट में 50 क्वेश्चन कला और संस्कृति का डिस्कशन किया हूँ। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द ही जो है एसएससी एमटीएस का जो है 300 प्लस जो है मिसलेनियस क्वेश्चन कला और संस्कृति का इसी चैनल पे लेके आ रहे हैं, जो बिहार बीएड और बिहार डीएलएड के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। उस वीडियो को देख लेने के बाद एक भी क्वेश्चन जो है कला एवं संस्कृति से नहीं रहेगा। थैंक यू। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।